भय और प्रेम एक दूसरे के विपरीत हैं। प्रेम है प्रकाश जैसा, भय है अंधकार जैसा। सीधा सीधा हम भय के संग कुछ नहीं कर सकते, अंधेरे से हम नहीं लड़ सकते। जो कुछ करना है वह प्रकाश के संग करना होगा। जीवन में यदि प्रेम का दीप जल जाए तो भय का अंधेरा दूर हो जाता है। और जो लोग सीधे भय से लड़ने की कोशिश करते हैं, उदाहरण के लिए आधुनिक मनोवैज्ञानिक जो सलाह देते हैं, वो कभी भी किसी काम की नहीं साबित होती। चाहे सुनने में कितनी ही वैचारिक और सैद्धांतिक और दार्शनिक तार्किक रूप से सही लगे। कोई आपसे कहे कि अंधेरे को टोकरी में भर भर के फेंक दो, अंधेरा खत्म हो जाएगा। बात तो बिल्कुल लॉजिकल है। अंधेरे को गोली मार दो, तलवार ले आओ, टुकड़े टुकड़े कर दो, अंधेरे के पीछे प्रोफेशनल मर्डरर लगा दो, उसकी जान ले लें। सुनने में लॉजिकल लगती है बात, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। एक छोटा सा दीप जला लो, अंधेरा विलीन हो जाता है। तो बात बिल्कुल सरल है। जरा भी कठिन नहीं है। प्रेम और तथाता भाव का संबंध थोड़ा सा समझिएगा। जब हम किसी एक व्यक्ति को प्रेम करते हैं तो हम उसके कुछ प्रतिशत हिस्सों को पसंद करते हैं, कुछ प्रतिशत हमेशा छूट जाता है जो हमें नापसंद है। इसलिए हमारा कोई प्रेम कभी पूरा नहीं हो पाता, आंशिक ही हो सकता है वह, क्योंकि व्यक्ति उसके मल्टीपल एस्पेक्ट हैं उसके। कुछ चीज़ें हमें रुचिकर लगती हैं, कुछ चीज़ें हमें रुचिकर नहीं लगती, कुछ चीज़ों के हम सख्त खिलाफ हैं, लेकिन वो व्यक्ति तो पूरा का पूरा है। हम कहेंगे नाक और आंख तो बहुत सुंदर है, कान कटवा के रहेंगे तुम्हारे, ऐसा नहीं हो सकता। कान भी उस व्यक्ति के हिस्सा हैं। वो एक पूरी एक बायोलॉजिकल यूनिट है, उसकी बहुत सी क्वालिटीज हैं। हम कुछ हिस्सों को पसंद करते हैं और बाकी को हम इनकार करते हैं। इसलिए हमारे तथाकथित प्रेम में हमेशा संघर्ष चलता रहता है, ऑनगोइंग लड़ाई चलती रहती है। वो हमारे कुछ हिस्सों से नफरत करता है, हम उसके कुछ हिस्सों से नफरत करते हैं, और किन्हीं किन्हीं एस्पेक्ट से हमें मोहब्बत भी है, चाहत भी है, पसंद भी है। कुछ चीज़ें प्रशंसनीय हैं उसमें, और कुछ चीज़ें सख्त निंदा और आलोचना के काबिल हमें नजर आती हैं, और ऐसा ही उसको हम में नजर आता है। संसार एक पाठशाला है कि धीरे धीरे इस बात को सीखो कि तुम भी एक इंडिविजुअल हो, अर्थात इनडिविजिबल। इसके खंड खंड विभाजन नहीं हो सकते और आंशिक परिवर्तन नहीं हो सकता, और ऐसा ही दूसरा व्यक्ति भी है। इसको मैं कहता हूं एक प्रकार की मैच्योरिटी का आना, प्रौढ़ता का आना, कि दूसरा व्यक्ति ऐसा है। मैं किसी चीज को पसंद करूं अथवा ना करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह व्यक्ति ऐसा है, ऐसा ही रहेगा। फिर हम खुद का भी स्वीकार करना सीख जाते हैं कि मैं जैसा हूं। निश्चित रूप से लोग उस पर अलग अलग लेबल लगाएंगे। किसी चीज की तारीफ की जाएगी, किसी चीज की बेइज्जती की जाएगी, क्रिटिसाइज किया जाएगा कुछ हिस्सा। लेकिन आप एक पूरे व्यक्ति हो, उसमें काट छांट नहीं हो सकती, और सब चीजें आपस में जुड़ी और संयुक्त हैं। जो चीजें हमें अच्छी नजर आ रही हैं उनके पीछे बहुत सी बुराइयों का योगदान है, जो चीजें बुरी नजर आ रही हैं उनके पीछे बहुत सी अच्छाइयों का योगदान है। जीवन बड़ा जटिल है, सब कुछ जुड़ा हुआ, कॉम्प्लिकेटेड, उसमें हम खंड खंड नहीं कर सकते। धीरे 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 प्रेम में पगना, जिसको हम कहते हैं मैच्योर होना, उसका अर्थ है, अब हमें समझ में आ गई बात
कि हर व्यक्ति अनूठा है, अद्वितीय है और जैसा है वैसा है, और मैं भी जैसा हूँ वैसा हूँ, इसमें कोई हेर फेर संभव नहीं है। और तब हमारा प्रेम वो जो संकीर्ण था अब वो विराट होता है, हमारा हृदय फैलता है, हम अधिक प्रेम पूर्ण हो पाते हैं। एक मजे की बात है, मनुष्य के अलावा अन्य चीजों के संग हम ज्यादा रिलैक्स्ड हैं। एक गाय ऐसी होती है, हमको पता है, हम उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते कि इससे वो भिन्न हो जाए। कुत्ता ऐसा होता है, कोई एलएसी होती है, कौआ ऐसा होता है, और हमें स्वीकार है। हम उसमें काट छांट करने की, बदलने की कोशिश नहीं करते। बंदर ऐसे होते हैं, सूअर ऐसे होते हैं, गधे ऐसे होते हैं, घोड़े ऐसे होते हैं, गुलाब का फूल ऐसा होता है, उस पौधे में कांटे भी होते हैं और हमें स्वीकार है। जिसको बागवानी का शौक है, जिसे गुलाब से प्रेम है, क्या वो कांटे को इनकार कर सकता है? वो तो उसके अनिवार्य हिस्से हैं। तब हम पूर्णता में किसी चीज को पसंद करते हैं, हम उसके खंड खंड नहीं करते। भीतर से सब चीजें जुड़ी हुई हैं। जिन जड़ों से फूलों को रस मिल रहा है, उन्हीं जड़ों से कांटों को भी रस मिल रहा है, और प्रकृति ने दोनों को इकट्ठा बनाया है। और हमारे मन में विचार नहीं आता कि ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। बादल आते हैं, बिजली गरजती है, बारिश होती है, हमें स्वीकार है। फिर उसके बाद ठंड आने लगती है, हमें स्वीकार है। गर्मी आ जाएगी, हमें स्वीकार है। ठीक है, हम अपने इंतजाम कर सकते हैं। आपको गर्मी पसंद नहीं है, आप छाया में चले जाइए, आप पंखा लगा लीजिए, एसी लगा लीजिए। आपको बारिश अच्छी नहीं लग रही, आप छाता लगा लीजिए, लेकिन आप बारिश के विरोधी नहीं हो सकते। आप अपना रास्ता उसमें से निकाल लीजिए। लेकिन प्रकृति जैसी है तो है, उसमें सब चीजें जुड़ी हुई हैं। तेज गर्मी पड़ेगी, कड़क धूप होगी, समुद्रों का पानी भाप बनेगा, मानसून के बादल होंगे, फिर घनघोर बारिश होगी। तो हमारे देखने में चीजें टूटी हुई हैं। गर्मी का मौसम अलग है, बरसात का मौसम अलग है, पर उस गर्मी के मौसम की वजह से ही तो बरसात आई। सब चीजें जुड़ी हुई हैं। काश हम इस संयुक्तता को, इंटरडिपेंडेंस को देख पाएं। प्रकृति में तो हम देख लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अन्य पशु पंक्षियों में हम देख लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। समस्या खड़ी होती है इंसानों के संग। हमारे मन में फिक्स्ड धारणाएं हैं कैसा होना चाहिए। अभी पिछले हफ्ते एक महिला आई थी, बहुत दुखी थी कि पति बेवफा है। हम कहा देखो, ज्यादा वफादारी का शौक है तो कुत्ते पालो। वफादार कुत्ते होते हैं, पति नहीं हो सकता, उसको माफ करो। हम ऐसी चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो नहीं हो सकती। अब मजबूरी में दूसरे व्यक्ति को पाखंड करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। फिर वो कितने दिन पाखंड चलेगा, एक दिन पकड़ाएगा, फिर मुसीबत खड़ी होगी। लेकिन इस बीच में हमारा जीवन का जो रस था, प्रेम था, वो सब नष्ट हो जाएगा। हम खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। हम दूसरे को स्वीकार नहीं कर रहे जैसा वो है, और हम अपने को भी नहीं स्वीकार कर रहे। हमारे भीतर एक आत्म संघर्ष, सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट, एक गृह युद्ध हमारे भीतर ही चलता रहता है। हम अपने से भी लड़ रहे हैं, अपने को भी बदलना चाह रहे हैं। कोई आदर्श इमेज हमारे मन में बैठी है कि मुझे कैसा होना चाहिए, और वैसा मैं हो नहीं पा रहा हूं, और दुखी हूं, परेशान हूं। दूसरों को सुधारने की कोशिश, स्वयं को सुधारने की कोशिश, इसमें पूरी जिंदगी बीत जाती है और एक दिन हम स्वर्ग से धार जाते हैं।
पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर अगला जन्म ले लेते हैं, फिर सुधारना शुरू कर देते हैं। भाई किसने आपको ठेका दिया सुधारने का? इसका कोई पेमेंट मिलता है? तो आप ये फिजूल का काम क्यों कर रहे हो? सुधारने की बजाय व्हाई डोंट यू एंजॉय द वैरायटी? विविधता है और विविधता में रिचनेस है। भांति भांति के लोग हैं और हर व्यक्ति अनूठा और अलग है, और आप भी उनमें से एक हो। तो स्वयं को भी स्वीकारो और दूसरे को भी स्वीकारो। तो अभी अभी हम आंशिक रूप से स्वीकारते हैं, तो उसमें प्रेम और घृणा दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। उनकी परसेंटेज थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है, कभी ज़्यादा घृणा हो जाती है, कभी ज़्यादा प्रेम हो जाता है। कोई एक विशेष एस्पेक्ट उस व्यक्ति का ऊपर आया, अचानक बड़ा लगाव हो गया, लेकिन वो रोटेशन में चल रही चीज़ें। अभी बरसात आई है तो फिर ठंडा आएगा, फिर गर्मी आएगी, फिर दूसरा एस्पेक्ट उभर के आएगा, फिर घृणा हो जाएगी, फिर झगड़ा खड़े हो जाएंगे। जीवन के इस खेल को खूब अच्छे से समझो और तब तुम इससे मुक्त हो जाते हो। और एक गहन स्वीकार भाव, भगवान बुद्ध जिसे कहते हैं तथातः, वह डेवलप होता है। हम खुद के प्रति भी एक शांतिपूर्ण रवैया अपनाते हैं और दूसरों के संग भी। वो जो ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था खुद से और दूसरों से, अचानक वो खत्म होता है। एक प्रवचन में ओशो ने बड़ी सुंदर परिभाषा की है प्रेम की, प्रीति की। जगत के संग शांतिपूर्ण संबंध का नाम प्रीति है, प्रेम है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा। जगत के साथ शांतिपूर्ण संबंध का नाम प्रेम है। क्या हम रिलैक्स और विश्रामपूर्ण हो सकते हैं अगर हम एक व्यक्ति के संग, 4 लोगों के संग, 10 लोगों के संग हो गए? तब हम इसको और विराट रूप दे सकते हैं संपूर्ण अस्तित्व के प्रति। भक्त उसे कहते हैं समर्पण भाव, जो प्रभु की मर्जी। भगवान बुद्ध चूंकि ईश्वर की बात नहीं करते तो समर्पण की तो बात वो नहीं कह सकते। वो कहते हैं तथाता भाव, स्वीकार भाव, सचनेस। जीवन ऐसा है। और निश्चित रूप से आपकी सलाह इसमें नहीं ली गई है बनाने में, तो आप कृपा करके मत दो सलाह। आपसे कौन पूछ रहा है कैसा होना चाहिए? हम यहां मजा लेने के लिए आए हैं, हेर फेर करने के लिए नहीं आए। तो अपने होने का मजा लो, अपने प्रेम पात्रों का, अपने मित्रों का, अपने संबंधियों का, उनके होने का मजा लो जैसे वो हैं। क्योंकि मजा लेने का अन्य कोई उपाय ही नहीं है। जहां आपने शर्तें लगाएंगी कैसा होना चाहिए, वहां से दुश्मनी खड़ी। वो जैसे हैं वैसे स्वीकारो, और तब आप अचानक पाओगे हमारा यह साधारण सा जीवन आनंद और उत्सव और प्रेम की एक सुंदर कहानी बन गया। और तब और मैच्योरिटी आती है और हम संपूर्ण जीवन को उसकी परिपूर्णता में स्वीकारते हैं। इसमें अनुकूल घटनाएं भी घटेंगी, प्रतिकूल घटनाएं भी घटेंगी। कभी हार होगी, कभी जीत होगी, कभी सम्मान मिलेगा, कभी अपमान मिलेगा, कभी स्वस्थ होंगे, कभी बीमार होंगे, सब चीजें होंगी। कभी बचपन है, कभी जवानी होगी, कभी बुढ़ापा होगा, कभी सौंदर्य है, कभी कुरूपता आ जाएगी। तब हम इसको पूर्णता में स्वीकारेंगे और फाइनल इसका कंक्लूजन जीवन है और मृत्यु होगी। वह इससे अलग थलग नहीं है, वो इसी का हिस्सा है, इसी का फाइनल कंक्लूजन है। अगर हमको इस प्रोसेस से प्रेम है तो उसके कंक्लूजन से कैसे प्रेम नहीं होगा?
आपका डंडे का ये वाला छोर मुझे बहुत पसंद है, मध्य हिस्सा तक पसंद है, कि डंडे का दूसरा छोर नहीं होना चाहिए। आप एक ऐसा डंडा बना के बता दो जिसमें एक ही छोर हो। ऐसा नहीं हो सकता, ये जीवन का नियम नहीं है। जो भी चीज है उसका विपरीत छोर मौजूद है, चाहे वो थोड़ी देर में प्रकट हो, चाहे जल्दी प्रकट हो। ठीक है, 70-80 साल बाद मौत प्रकट होती है, लेकिन उसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन जन्म हुआ था। यदि आपको मेडिकल का नॉलेज है, थोड़ा फिजियोलॉजी का, तो आपको पता होगा कि हर बच्चे के मस्तिष्क में जितनी सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो जो माँ के गर्भ से लेके आया है, उसके बाद कोई भी नया न्यूरॉन कभी नहीं बनता। और प्रतिदिन 5000 नर्व सेल्स मरते हैं, प्रतिदिन, जन्म के तुरंत बाद से। प्रतिदिन मरने की प्रोसेस तो उसी दिन शुरू हो गई। हाँ, एक दिन ऐसा आएगा, अब वो 80 साल में आए कि 90 साल में आए, जब ब्रेन इतना डिटेरियोरेट हो चुकेगा, उसके फिजिकल वेट का करीब 25% समाप्त हो चुकेगा। 25% बहुत बड़ा होता है। उतना ब्रेन खत्म हो चुका 80 साल तक पहुंचते पहुंचते, तब ये मस्तिष्क इस योग्य नहीं रह गया कि अब इस शरीर का संचालन कर सके, और उस दिन हम कहेंगे कि मृत्यु हो गई। क्या मृत्यु एक इवेंट है या प्रोसेस है? बताइए। एक घटना है या प्रक्रिया? और प्रक्रिया बिल्कुल पहले दिन से शुरू हो गई थी, जन्म होते ही से। हमारे शरीर के अन्य अंगों में रिप्लेसमेंट हो जाता है। स्किन में चोट लग गई, घाव हो गया, थोड़े दिन में नई स्किन सेल्स बन जाएंगी और घाव भर जाएगा। हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, 3 हफ्ते प्लास्टर रखेंगे, नई बोन सेल्स बन जाएंगी, हड्डी जुड़ जाएगी। लिवर डैमेज हो गया, रिकवर हो जाएगा। सारे सेल्स नष्ट होके रिकवर होने की संभावना रखते हैं, लेकिन ये पूरा शरीर जिस मस्तिष्क के द्वारा संचालित हो रहा है, उसमें रिकवरी नहीं होती। जो चीज गई सो गई। हम कहते हैं ना 60 साल या आदमी सठिया जाता है। 60 साल में करीब 20% मस्तिष्क खत्म हो चुका। ऊपर से खोपड़ी वैसी की वैसी लग रही है, कंटेनर वैसे ही, भीतर के कंटेंट गायब होते जा रहे हैं। 80 साल होते होते 25% ब्रेन बाई वेट खत्म हो चुका। मृत्यु एक लंबी प्रक्रिया है। धीरे 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 क्रमशः किस्तों में हम मर रहे थे। उसका फाइनल पॉइंट एक दिन आया जब पूरे मर गए। तो मरने की प्रक्रिया तो लगातार चल रही थी, इन छोटी छोटी किस्तों में। 5000 सेल्स प्रतिदिन, वो अरबों सेल्स हैं। काश हम इस प्रकार से देख पाएं कि सारी विपरीत चीजें बिल्कुल पैरेलल जुड़ी हुई हैं, वो संग साथ चल रही हैं। तब हमारे मन में जो है कि एक चीज को बचा लें, एक को हटा लें, वो सवाल ही खत्म हो जाता है। जब आप बचपन से युवा हो रहे थे, वृद्ध होने की प्रोसेस उसमें चल ही रही थी। कोई आप बता सकते हैं किस तारीख को कितने बजे आप अचानक बूढ़े हो गए? ऐसा तो कोई दिन नहीं होता। वो धीरे 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 बस होते जा रहे, होते जा रहे, होते जा रहे। वैसे ही मृत्यु की प्रक्रिया है। वह जीवन का अनुषांगिक अंग है, अनिवार्य हिस्सा है। और फिर इसका दूसरा पक्ष भी समझना। यहां एक शरीर मरता है और दूसरी तरफ वही जीवन ऊर्जा, वह चेतना, वह सूक्ष्म शरीर किसी नए गर्भ में प्रविष्ट होकर फिर नए जन्म ले लेता है। और ऐसा अरबों खरबों बार हो चुका और होता रहेगा। वही बादल से जो बूंद टपकी है,
वो फिर समुद्र में पहुंच जाएगी, फिर भाप बनेगी, फिर बादल बनेगी, फिर बूंद गिरेगी। ऐसा अरबों खरबों बार हो चुका और होता रहेगा। ओवरऑल व्यू, एक विहंगम दृष्टि से इस पूरी प्रक्रिया को देखें, तब सब कुछ एक उत्सव जैसा नजर आता है। फिर हमारा आग्रह छूट जाएगा कि यह पुराना जीर्ण शीर्ण रोगग्रस्त शरीर लंबा चले। किस लिए चले? ये तो ऐसे ही हो गया कि आपके पास एक पुराना खटारा गाड़ी है जिसमें ब्रेक छोड़ के सब कुछ लगता है, हॉर्न छोड़ के सब कुछ बचता है। और कार की कंपनी ने नई स्कीम निकाली है कि पुरानी कार दे जाओ, नई ले जाओ, फ्री ऑफ चार्ज। क्या आप प्रसन्न नहीं होगे कि वाह क्या बात है, खटारा वहां छोड़ी, नया मॉडल उठा लाए, और आप धन्यवाद दोगे उस कंपनी को। जब प्रकृति यही कर रही है हमारे शरीर के संग, तो उसके प्रति धन्यवाद का भाव क्यों नहीं? 70-80 साल आपने घसीट लिया, अब बहुत है, अब छोड़ो भी। बिल्कुल नए मॉडल का नया शरीर मिलेगा, फिर बच्चे बनना, खेलना कूदना, मौज मस्ती करना। क्यों इस रोगग्रस्त शरीर को ढो रहे हो? काश हम विहंगम दृष्टि से देख पाएं, हम खूब अहोभाव से भरेंगे कि धन्यवाद प्रकृति का, ये अद्भुत नियम, क्या गजब। फिर पत्ते झड़ जाते हैं ठंड में, फिर वसंत आ जाता है, फिर नई कोंपलें फूटती हैं, फिर सब हरा भरा, फिर पतझड़ आएगी, पुराना गायब हो जाएगा। क्या हम चाहते हो पुराने पत्ते लगे रहें? याद रखना, अगर पतझड़ ना हो, सड़े गले पत्ते लगे रहें, फिर नई कोंपलें फूटनी बंद हो जाएंगी, जगह ही नहीं बची। ये पत्तियां, ये फूल गिर जाते हैं, फिर मट्टी में मिल जाते हैं, मट्टी फिर उनका रस खींच लेती है, फिर पौधे उनके रस से भर जाते हैं, फिर नए पत्ते उगाते हैं। रोटेशन में गोल 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 सब चल रहा है, इसलिए सब हरा भरा और ताजा उमंग भरा है। इसमें कोई भूल चूक नजर आती है क्या? फिर हम गहन प्रेम के संग स्वीकार लेते हैं। जिसको हम तथाता भाव कहते हैं, या भक्तों की भाषा में प्रभु मर्जी के प्रति समर्पण कहते हैं, वह प्रेम का ही बड़ा रूप है। और तब जो सांसारिक प्रेम है उसको पाठशाला समझना, उसने हमें धीरे धीरे उस बड़े प्रेम के लिए तैयार किया। वरना कहां सीखते ये सबक? तो संसार के प्रेम में, जिसमें घृणा मिश्रित थी, और घृणा का हमें कारण समझ में आ गया, उसका कारण दूसरा व्यक्ति नहीं, हमारे भीतर की अपेक्षाएं थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। जिस दिन हम समझदार होंगे, एक्सपेक्टेशन ड्रॉप हो जाएंगे, और वी विल बी सेलिब्रेटिंग दिस लाइफ। और फिर जब कुछ लोगों के संग ऐसा हो गया, तब हमको स्वाभाविक ख्याल आएगा कि इसी बात को संपूर्ण जीवन पे क्यों ना लागू करूं। फिर तो जीवन एक महोत्सव हो जाएगा, मृत्यु तक महोत्सव हो जाएगी।